अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं खास बातचीत में जनाब मोहम्मद शाकिब साहब। आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मीडिया सेक्रेटरी हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हर मामले में घिसेटा जाता है। एक तरफ पीएफआई की ताकत, उसकी अहमियत, उसका असर रसूख लगातार मुस्लिम कम्युनिटी में बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम नौजवान बड़ी तादाद में पीएफआई से जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हर मामले में पीएफआई को घिसेटा भी जाता है। ताज़ा मामला बिहार के पटना में पेश आया, जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ वर्करों पर सीधे सीधे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर एक तरह से उसमें घिसेट दिया गया कि ये लोग वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट का चर्चा आया जिसमें कहा गया कि ये लोग 2047 का एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसके मुताबिक ये लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं या मुस्लिम देश बनाने की साजिश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इल्जाम आयद किए गए, एलिगेशन लगाया गया कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरा मामला, क्यों बार बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जाता है, इसको निशाना बनाया जाता है, इसका डर और खौफ दिखाया जाता है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पीएफआई भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसे पर चर्चा करेंगे मोहम्मद साकिब साहब से। साकिब साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो यही कि हालिया दिनों जो बिहार में मामला है, ऐसे तो हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं, कभी ईडी छापा मारती है, कभी बैन लगाने की बात होती है, लेकिन हालिया मामला बिहार में हुआ। बिहार में अब तक आपके सिलसिले में कोई खास बातचीत नहीं हो रही थी कि बिहार में पुलिस कह रही है कि पीएफआई के वर्कर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्स का चर्चा आया कि उस डॉक्यूमेंट के जरिए लोग भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो वो जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्या है, क्या पीएफआई के कार्यकर्ता कर रहे थे जिसकी बुनियाद पर इल्जाम लगा? देखिए, ये जो इल्जाम है, ये इल्जाम का 3 वर्शन है। पहले जो इल्जाम लगाया गया कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रोग्राम में आकर उधर प्रॉब्लम क्रिएट करने का मकसद है बोलकर। फिर और जो है मीडियास में ये भी इल्जाम आया कि मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पे जो है कुछ ये लोग प्रॉब्लम या प्राइम मिनिस्टर मोदी पे अटैक करने का प्लान था, ऐसा भी चंद मीडिया में आया। और बाद में ये इल्जाम आया कि उधर टेरर कैंप है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये सब जो है इनका शक है। एक मुस्लिम डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जो उभरती आ रही है, हिंदुत्व फासिज्म के खिलाफ काम करती है, उसके बारे में इनका शक जो है, ये शक को ये लोग जो है एक स्टोरी बनाकर लाते हैं। पहला लाया गया कि ये जो है बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, टेरर कैंप है, वो है। उसके बाद जब वहां के एसएसपी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब उन्होंने आकर बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, उधर मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग हो रहा था। मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग जिस तरीके से आरएसएस करती है वैसा एक ट्रेनिंग है बोलकर लाया है। सच क्या है? सच यह है कि यह सब झूठ है, वो बहुत बड़ा सच है। और दूसरा सच यह है कि उधर ये जो टेरर कैंप ये वो सब कुछ नहीं है। उधर जो है कभी कभी अलग अलग संस्था के लोग उधर आकर मीटिंग करते थे, उधर आते थे, बैठते थे, ये सच है। इसके अलावा कुछ सच नहीं है, ये सब इनका गुमान है। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि उधर जो डॉक्यूमेंट मिला, एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट है पुलिस का क्रिएट किया गया एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। बस्ती का एक केस जो पीएफआई के खिलाफ हुआ, उस बस्ती के केस में चार्जशीट में ये सब कहानियां लाए गए। 2047 में ये जो है इस्लामी एक स्टेट बनाने का एक शक इनका है, ऐसा जो है बहुत सारा इल्जाम झूठ जो है उस चार्जशीट में लाया गया। उस चार्जशीट के 6-7 पेजों को लाकर उधर ये जो लोग एक डॉक्यूमेंट मिल गया बोलकर बनाए। हकीकत में जब पुलिस आकर उधर रेड करके गई, उधर पुलिस को कुछ मिला नहीं और पुलिस कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर भी गया नहीं। वहां का जो 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 मालिक है, वो प्रॉपर्टी के ओनर है, उनका जो वीडियो भी बाहर आया है, ये सब ये लोग बनाए हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऐसी बेवकूफ तंजीम नहीं है कि ये एक चार्जशीट में रहने वाले एक 7 पेजों को निकालकर अपनी ऑफिस में या हमारे सपोर्टर्स के या हमारे जानने वालों के ऑफिस में लाकर उसको रखकर बैठने का एक ऐसा करने का तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है। ये सब जो है इनका शक है मुस्लिम्स को लेकर और
एक 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 इस्लामी तंजीमों को लेकर जो इनका शक है, उस शक को ये लोग जो है एक 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 स्टोरी, एक क्लासिकल स्टोरी बनाकर ये लोग लाते हैं, वर्षन बाय वर्षन आ रहा है, एक एक वर्षन में एक एक झूठ है। साधु साहब, ये जो डॉक्यूमेंट है 2047, ये आपका बनाया हुआ नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरासर पुलिस का क्रिएटेड है, क्या आप ये कह रहे हैं? देखो 2047 बोलकर एम्पावर इंडिया फाउंडेशन एक संस्था है, उस संस्था का एक रोड मैप है। यह रोड मैप मुस्लिम कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या क्या करना है, प्रैक्टिकली अपनी तरक्की के लिए क्या क्या करना है इस देश में, दूसरे कौमों के साथ बराबर होकर जीने के लिए ये मुस्लिम समुदाय को क्या क्या चीज करना पड़ेगा, वो सब उस डॉक्यूमेंट में है। ये लोग जो है एक झूठा डॉक्यूमेंट बनाए, वो भी झूठा डॉक्यूमेंट पीएफआई के नाम पे बनाए, ये और बड़ा झूठ। और उसमें क्या है, इनका जो शक है पॉलिटिकली ऐसा करके 10% मुसलमानों को लेकर, बाकी कमजोर तबकात को लेकर दबाव में लाकर भारत देश की हुकूमत में ये लोग आ जाएंगे, पकड़ लेंगे। ये आरएसएस का डर है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मुसलमानों को लेकर। उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पुलिस के जरिए से ये लोग लाते हैं। हकीकत में ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान एम्पावर होकर एक इज्जत वाली कौम बनकर भारत देश में जिए। इनको डर है ये कौम उभर कर एम्पावर होकर ऊपर आएगी, इज्जत वाली कौम बनेगी, तो ये कौम जो है इख्तदार में आ जाएगी, और ये गैर बराबरी, नाइंसाफी का जो निजाम आरएसएस या बीजेपी चला रही है वो नहीं चल सकता है। उसके लिए ये सब जो है मसाला झूठ ये लोग ला रहे हैं। साधु साहब, ये बात आपकी अपनी जगह की आरएसएस आपके खिलाफ है, आरएसएस आपके ताल्लुक से डर फैला रही है, लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ, पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने दावा किया साजिश रच रहे थे, पुलिस ने एक्सपोज किया, या पुलिस ने बताया कि 2047 जैसा डॉक्यूमेंट्स पाया गया है जिसका मकसद है भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। तो बिहार पुलिस की कार्रवाई को आप आरएसएस और बीजेपी से किस बुनियाद पर जोड़ सकते हैं, जबकि एक मामला ऐसा भी आया जब खुद बीजेपी बिहार पुलिस के खिलाफ हो गई? ये सब जो केस है, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैब्रिकेटेड केसेस है, और भारत देश में ये कोई नई बात नहीं है। झूठे बम ब्लास्ट, फर्जी बम ब्लास्ट हुए, फर्जी एनकाउंटर्स हुए, फर्जी बम ब्लास्ट में जो बच्चे लोग जेलों में गए, 20-20 साल 15-15 साल रहकर जेलों में जो है इनोसेंट बोलकर बाहर आए, ये कोई नया बात है क्या? एस्टैब्लिश्ड है ये हमारे देश में। और वैसा ही जो है पीएफआई के खिलाफ ये फैब्रिकेटेड केसेस बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। कहां तक ये लोग जा सकते हैं, इनका इमेजिनेशन का लेवल क्या है, वो हम लोग को एसेस करना है। यही इनका इमेजिनेशन का लेवल है एक मुस्लिम संस्था को लेकर। साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लगातार टारगेट किया जाता है। जब भी भारत में कोई मामला होता है तो वहां पीएफआई को घसीटा जाता है, पीएफआई का नाम आता है। मकसद क्या है? आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, या पुलिस के इल्जामात में कितनी सच्चाई होती है? हर मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने लाया जाता है। मकसद यह है कि ऐसा एक डायनामिक वॉइस को, जो इस देश में एक नफरत की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ अपोजिशन बनकर एक मुनज़्ज़म दूसरे लोग रुक नहीं सके, ये पीएफआई रुक के उभर कर आ रही है, जिसपे इस देश के मुसलमानों को भरोसा आज आ रहा है। हजारों के लाखों के तादाद में मुसलमान इसके साथ जुड़ रहे हैं। इसको रोकना है। रोकने के लिए ऐसे जो फर्जी एक केसेस को क्रिएट करते हैं, झूठे मुकदमात को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके पॉपुलर फ्रंट के इमेज को खराब करना, इसके इमेज को डेमोनाइज करना इसका मकसद है। और दूसरा मकसद पॉपुलर फ्रंट को आइसोलेट करना, आइसोलेट करके मुसलमानों को इससे दूर करना, ये इसका मकसद है। आप मुझे टाइम देंगे तो और एक बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ये जो झूठे मुकदमात जो चलाए जाते हैं, इसके जरिए से ये लोग समझते हैं कि मुसलमान इससे दूर हो जाएंगे, मगर आज जो है ये भारत देश के लोग, खासकर इस देश के वंचित कौम और उससे मुसलमान इतना उभर कर आ गए। ये सब ड्रामा जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है, हमें और इनके करीब होकर और इनको हम साथ देना है बोलकर मुसलमान उभर कर आ रहा है। और मुस्लिम कम्युनिटी इतना समझदार कम्युनिटी बनकर उभर कर आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है।
कि ये जो ईडी, ये जो एनआईए, ये जो पुलिस के जो झूठे झूठे जो मुकदमात, ये जो केसेस ये जो बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट इनकी ईमानदार आवाज है, उसके लिए ये सब चल रहा है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम पॉपुलर फ्रंट के साथ कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलकर, रुकना बोलकर ये कम्युनिटी उभर कर आ रही है। ये अच्छी बात है। ये जो दुश्मन की जो साजिश है, इसमें ये लोग नाकामयाब हो रहे हैं। ये हमारा आज की सच्चाई है। साकू साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का बुनियादी एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, किस लाइन पर आप लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है बार बार? नेचुरली हमारे बारे में तनकीद हो जाएगा, हमारे खिलाफ ऐसे सब कार्रवाई हो जाएंगे। ये कोई शक, ये कोई ताज्जुब की या एक हैरान की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये गैर बराबरी, यहाँ एक सुप्रीमेसी का एक सोच रखने वाले, रेशियल सुप्रीमेसी की सोच रखने वाले इस देश के पूरे रिसोर्सेस पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। ऐसे सूरत हाल में एक मुस्लिम कौम को एक विलन बनाकर एक नफरत का एक राजनीति ये लोग करते हैं। तो उसके खिलाफ काम करने वाली एक मुनज्जम एक आवाज को ये लोग टारगेट करेंगे, इसको अटैक करेंगे। और ये लोग इख्तिदार में बैठने की वजह से पुलिस को बड़े आसानी से यूज करेंगे, एजेंसीज को बड़ी आसानी से यूज करेंगे, और मीडिया का बहुत बड़ा तबका उनको साथ देगा। तो ये जो है ये हो रहा है, और ये देश की तारीख में ये जो अभी जो हो रहा है, ये दुनिया की तारीख में नई बात नहीं है। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो वहां का ये जो सिस्टम को ये लोग इधर कॉपी कर रहे हैं, तो वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ भी अभी हो रहा है। पटना के एसपी ने पूरे वाकये पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसी तरह काम करती है जिस तरह आरएसएस काम कर रही है, यानी दोनों का एक तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया, एक मुआवजा किया, कहा दोनों के काम करने का अंदाज एक जैसा है। बीजेपी ने इसका विरोध भी किया। आपको क्या लगता है जो एसपी ने कंपैरिजन किया, मुआवजा किया, वो सही है? आपके कामकाज का स्टाइल वही है जो आरएसएस का है? आइडियोलॉजिकली, विचारधाराओं में दोनों को जमीन और आसमान का फर्क है। हम बराबरी की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं। आरएसएस नाइंसाफी के निजाम को कायम करना चाहता है। आरएसएस रेशियल सुप्रीमेसी को कायम करना चाहता है। आरएसएस दूसरे वतनों की आइडियोलॉजी को लाकर इस देश में कायम करना, हिटलर और मुसोलिनी की सोच को लाकर इधर कायम करना चाहता है। तो पॉपुलर फ्रंट और आरएसएस को जो है कहीं कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कैडर बेस्ड संगठन है, डिसिप्लिन्ड संगठन है, तो उसको रखकर हो सकता है ये जो वहां के एसपी ने कंपैरिजन किया होगा। उसके अलावा हमारे और उनके जो अंतर जो है जमीन और आसमान का फर्क है। ये हमारे लिए बहुत एक बुरा एक वर्ड है कि पॉपुलर फ्रंट को जो है आरएसएस के साथ कंपेयर करना। आपका सवाल यह था कि बीजेपी के लोग इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी के लोग जो है विरोध एक इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग समझते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया छोटी संस्था है और हम लोग बहुत बड़ी संस्था है बोलकर सोचकर इसके लिए ये लोग विरोध करते हैं। तो वो उसके अलावा उनको जो है आइडियोलॉजिकली पॉपुलर फ्रंट खराब है और वो सही है, कहीं वो लोग विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वी आर एट द राइट साइड एंड दे आर एट द रॉन्ग साइड। वो लोग गलत जगह में है, तो उसको रखकर कोई बहस नहीं कर सकता कि कौन सही है। ये लोग इख्तिदार में बैठे हैं, तो उसके लिए उनको जो है चुभ रहा है कि एक जस्ट 30 साल पुरानी संस्था को लाकर हम 9800 ईयर्स ओल्ड संस्था से ये लोग कंपेयर कर रहे हैं। उसमें शायद उन लोगों को चुभता है और उनको दर्द हो रहा है। उसके अलावा इसमें कोई बुनियाद नहीं है। साकू साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बार बार बैन करने की बात होती है, आपके कई सारे वर्करों पर यूएपीए लगा हुआ है, मेंबर्स पर जेल में बंद है, केसेस की लंबी फहरिस्त है। इन सब के दरमियान आपकी तंजीम किस तरह काम कर रही है? मुसलमानों में आपका एतमाद बढ़ रहा है या घट रहा है? आप चाह रहे हैं कि मुसलमानों में ज्यादा से ज्यादा आपकी तंजीम को अहमियत मिले, लेकिन दूसरी तरफ लगातार आपको काउंटर किया जाता है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी आपके ताल्लुक से होता है। तो इसका आपकी तंजीम पे कितना असर पड़ रहा है? देखो, आपका सवाल में 3-4 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट, बैन, हमारे ऊपर केसेस, ये सब चीजें, और दूसरा मुसलमानों पे क्या असर होता है। फर्स्ट, बैन का मामला। यस, ये लोग पावर में रहने की वजह से ये लोग चाहेंगे कि हमारी एक जैसी एक संस्था उभर कर नहीं आए, मगर कानूनी देखेंगे तो हमारे जैसे एक संस्था को बैन करने के लिए कोई बुनियाद नहीं है। और बैन भी करेंगे ऐसे जो इंसाफ के लिए उभरे हुए संस्था जो बैन कर दिया आपको स्टेट में। हाँ, तो झारखंड में बैन किया और
झारखंड में बैन किया और जुडिशरी में जाकर हम लोग फाइट किए, फाइट करके हमारा बैन लिफ्ट हुआ, फिर ये लोग जो है दूसरे रास्ते से जाकर बैन किए। हमें उम्मीद है कि हम उसको भी लिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात है, ये बैन के वजह से या ऐसी दबाव, बैन क्या है, ये कानूनी है। इसके पहले जो ब्रिटिश के खिलाफ जो आजादी की संघर्ष थी, तो ब्रिटिश आकर उनको अलग अलग तरीके से बैन किया कि आजादी की संघर्ष या इंसाफ की आवाज को कुचल सके, नहीं कुचल सके। ऐसा जो है इस देश में 30 करोड़ मुसलमानों को, यहाँ के कुचले गए लोगों को दबाकर ये लोग राज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अलग अलग शेप्स में जो है इंसाफ की आवाज आती रहेगी, इस देश की पॉपुलर आवाज जो है आती रहेगी और इनको जो है उसको जवाब देना ही पड़ेगा। दूसरा बात आपने किया कि एतमाद और लोगों जो है हमारे साथ आना, आज लोग जो है उभर कर आ गए। इंडिया के मुसलमान जो है खासकर डेवलप हो गए, उनके जहनी जो 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 थॉट प्रोसेस जो है बहुत डेवलप हो गया है। ये आज ऐसी सोच रखते हैं कि जो संस्था पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है, जो संस्था पे जो है ईडी, एनआईए सब लोग जो है जाकर अटैक करते हैं, जिसके ऊपर बैन की बात होती है, वो ईमानदार संस्था बोलकर लोग समझते हैं। लोग हमारे लिए दुआ करते हैं और जो लोग जो है बड़े बड़े ओहदे में बैठे हैं, बड़े बड़े संस्था है, जिन पे उंगली नहीं उठती है, उन पे लोग शक करते हैं। क्यों इन पे होता नहीं है? आज जालिम हुक्मरान जो जुल्म करते हैं, बुलडोजर चलता है, एनआरसी सीएए जैसा मामलात होता है, जीनोसाइड जैसा होता है, तो ये सब संगठनों पे क्यों हाथ नहीं उठता है बोलकर लोग पूछते हैं। ऐसा एक जमाने में हम जी रहे हैं और मीडिया जो है हमारे खिलाफ बात नहीं करेगा, मीडिया हमारे खिलाफ कार्रवाई और एक ट्रायल नहीं करेगा, तो ये बेईमान जो बहुत सारे लोग मीडिया में जो बैठे हैं, वो लोग हमारी तारीफ करेंगे तो मुसलमान हम पे शक करेंगे। तो ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड जमाना है। तो हम राइट साइड में है और कम्युनिटी भी इसको समझती है। और तीसरा आपका जो सवाल था कि आप पे जो दबाव है इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट यकीनन रहता है, मगर ये एक लर्निंग प्रोसेस है। न्याय की एक संघर्ष, न्याय की एक संगठन जो उभर कर आती है, उसके लिए जो है सीधा यूनिवर्सिटी से आकर न्याय का संगठन चलाए, ऐसा नहीं। हमारे लिए प्रैक्टिकल प्रोसेस ही एक यूनिवर्सिटी है। इधर ही हम लोग सीखते हैं, सीखकर हम लोग उभर कर आते हैं। हाँ, जो लोग इसमें जेलों में जाना पड़ेगा, चंद लोग को जो है झूठे मुकदमात को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को ये लोग मार भी देंगे, ये सब होता है। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एक प्रोसेस का एक पार्ट है ये, और ये तारीख में भरा पड़ा है। इंस्पिरेशन जो है हमारे सहाबा की तारीख में हमें मिलता है, इंस्पिरेशन जो है ये अंबिया की तारीख में मिलता है, इंस्पिरेशन इस देश की आजादी की तारीख में मिलता है। क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं किया हमारे साथ, और आखिर कौन जीते? आजादी की जो आवाज थी वही ना कामयाब हुई। तो ये इंस्पिरेशन जो है हमें लेना है, लेकर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पिरेशन को देकर जाना पड़ेगा। जी, इतना सारा कुछ हो रहा है, आप पर हमला, इन सब के बीच आप काम कैसे करते हैं? मीडिया में लगातार आपके ताल्लुक से निगेटिव खबरें चलती रहती है दिन रात, इसके बावजूद आपकी तंजीम है, तो काम करने का क्या स्टाइल है कि आपका जो वर्कर है, आपकी जो टीम है, केडर है, बिल्कुल डटा हुआ है, हौसले पस्त नहीं हो रहा है? देखो, आज हालात क्या है, इट इज नॉट समथिंग आर्टिफिशियल, ये नेचुरल प्रोसेस है। पॉपुलर फ्रंट आकर ऐसी हालात में जिधर कोई नाइंसाफी नहीं, जिधर कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अपने ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट होता है, तो पॉपुलर फ्रंट जैसा संगठन को जो है लोग हजारों के लाखों की तादाद में आकर जुड़ेंगे, ये ऐसा नहीं है। इधर क्या हालात है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन अपने स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इधर मनुवाद के इंप्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग जो है बेचैन है, लोग हल ढूंढ रहे हैं, दे आर सर्चिंग फॉर अ प्रॉपर आइडियल सॉल्यूशन, दे वांट अ सॉल्यूशन। पॉपुलर फ्रंट इज गिविंग देम सॉल्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में हमें हमारा हक मिलना चाहिए। ये जो जब बात करती है एक इंसाफ की, एक इस्तिकामत की जो आवाज उठकर आती है, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा तबका जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ेगा, और एक बहुत बड़ा तबका जो है इससे डर के भी दूर हटेगा। ये सब पोलराइजेशन होता रहेगा, ये दुनिया की तारीख में ऐसा पोलराइजेशन होता है। न्याय और अन्याय की जो काम है, जालिम और मजलूम के दरमियान का जो ये मामले में बहुत सारे लोग मजलूम की आवाज के साथ जुड़ेंगे। ये एक प्रोसेस है, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ आज हो रहा है। एक आखिरी सवाल कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में यही है कि साउथ से ये तंजीम शुरू हुई,
केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वहां आपका कैडर भी काफी मजबूत है। नॉर्थ इंडिया में भी अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे आ रही है, पटना का मामला सुर्खियों में है। तो नॉर्थ इंडिया में आपके कामकाज का एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ आपका कैडर कितना है? किस तरह लोग यहाँ जुड़ रहे हैं आपके साथ? ये कोशिश है कि नॉर्थ इंडिया में हम लोग मजबूत कदम नहीं जमाना बोलकर कोशिश है। ये जो बिहार का जो एक्सरसाइज है पुलिस का, जो 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 पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने जो डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन पे ये लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें कोशिश ये है कि पॉपुलर फ्रंट इधर मजबूत कदम नहीं जमाना बोलकर इनकी कोशिश है। मगर इसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि शुरुआत के जमाने में ही उधर जो लोग लर्निंग मिलकर जिस तरीके से मजबूती से और हिम्मत जो हासिल करते हैं, तो उनका फाउंडेशन और मजबूत रहता है। ये जो एक तो ये हालात आज उनके आगे आ रहे हैं, दे विल लर्न फ्रॉम इट। और ये साउथ और नॉर्थ का संगठन बोल के जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आज कैडर स्ट्रेंथ में, मेंबर स्ट्रेंथ में हम लोग देखेंगे, मोर देन 50% ऑफ आवर मेंबर स्ट्रेंथ इज फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग इलाकों में, वेस्ट बंगाल में जो स्ट्रेंथ है हमारा, ये स्ट्रेंथ मोर देन 50% नॉर्थ इंडिया में है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये साउथ और नॉर्थ की तंजीम, ये पुराना आर्ग्यूमेंट है, अभी उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। कौन लोग आपको साउथ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन कह करके आपको एक तरह से कमजोर करते हैं, या मुसलमानों को मैसेज देते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लिए ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल नहीं है, इस इलाके में कामकाज करने के लिए पहले से ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है? कौन लोग ये मैसेज क्रिएट करते हैं? ये नॉर्थ इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, ये क्या बोलूं मैं, चंद ऑर्गेनाइजेशंस जिसको जो है गवर्नमेंट का पैटर्नेज है, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जिनको गवर्नमेंट बचाती है, वैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो मुसलमानों में भी है, वो भी लोग समझते हैं कि पीएफआई, ये पॉपुलर फ्रंट नॉर्थ इंडिया नहीं आए, और हम लोग जो है सिर्फ कम्युनिटी के रहनुमा बनकर रहेंगे और कम्युनिटी के रियल इश्यूज पे हम लोग काम नहीं करेंगे, और ऐसा ही हम जो है टाइम निकालते रहेंगे स्टेटस कोइस्ट बनकर। तो ये सब लोग हमारे खिलाफ है, थोड़ा कभी कभी बात भी करते हैं। और दूसरा, मीडिया और संघ परिवार, ये जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, इसका तो एक कंसिस्टेंट कोशिश रहता है कि टू स्टॉप अस फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर, ये तो रहता है। जी, तो बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने वक्त निकाला और पूरे मुद्दे पर बातचीत की। हाजरीन नाजरीन, बेहद शुक्रिया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, एजेंडा और मकसद क्या है, किस तरह काम करती है, क्यों पीएफआई को लगातार टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, हर मामले का इल्जाम सीधे सीधे पीएफआई पर लगा दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर साकिब साहब जो मीडिया इंचार्ज हैं, मीडिया सेक्रेटरी है पीएफआई के, खुल करके उन्होंने बातचीत की, अपना मुद्दा रखा। आपको क्या लगता है इन बातों के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, किसी और शख्सियत के साथ। जब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।